गाइज़ हम फाइनली लाइव है वो आपका टेस्ट है वो स्टार्ट कर रहे हैं। आप सभी गाइज़ का रिक्वेस्ट आया था, काफ़ी स्टूडेंट्स बोल रहे थे सर आप नहीं पढ़ाते हो, सर पढ़ा रहे हैं। तो आप सभी के लिए मैं एक बढ़िया सा टेस्ट लेके आया हूँ जिसमें आप सभी के लिए केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर और बायोलॉजी के क्वेश्चन है वो लेके आया हूँ जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि लाइव क्लास है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स है इसको ज्वाइन कर सके और हम लाइव क्लास है वो स्टार्ट कर सके। तो जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए लिंक को अपने व्हाट्सएप ग्रुप जितने भी हैं उन सभी में। और आप सभी को इस वीडियो के लास्ट में बता दिया जाएगा कि पीडीएफ है वो कैसे डाउनलोड होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप सभी इसी तरह से हमारा सपोर्ट करोगे और शेयर करोगे वीडियो तो आप सभी के लिए डेली के 2 या 3 क्लासें आती रहेगी और जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लग के आएंगे, जिसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे आप सभी के लिए। अगर आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहेंगे और वीडियो को फुल शेयर करेंगे तो आप सभी के लिए 120 क्वेश्चन का टेस्ट संडे टू संडे रख दिया जाएगा, जिसमें आप सभी को जैसे जेट का एग्ज़ाम होता है उसी तरह से जेट का लाइव टेस्ट रखा जाएगा। तो आप सभी हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे तो हम लाइव टेस्ट है वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि एमिनो यानी कि एमिनो समूह की प्रकृति होती है तो किस प्रकार की होती है, इसका आंसर आपको देना है। ए आर्नियम अम्लीय, बी आर्नियस क्षारीय, सी लुईस अम्लीय और डी है लुईस क्षारीय। तो किस प्रकार की जो अमीनो समूह है उसकी प्रकृति होती है। तो आप सभी के पास में 5 सेकंड का टाइम, आप सभी इसका आंसर दीजिए क्योंकि मैं क्वेश्चन बोलता हूँ इतने में आपको आंसर आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर जिन्होंने डी दिया है उन सभी का राइट आंसर डी होगा और जिन जिनका सही आ रहा है उन सभी का बता दिया जाएगा कि इतने आपके सही है और इतने गलत है, आप सभी को बता दिया जाएगा। टेलीग्राम में पोस्ट कर देंगे हम। निम्नलिखित में से द्वितीय यानी सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से द्वितीय एमीन है तो द्वितीय एमीन कौन सा है। ए CH3 NH2, बी CH3 और CH2 NH2 और सी है H2N CH2 और डी है CH3 NHCH3। तो इसमें से कौन सा होगा, ABCD में से आपको आंसर देना है कि क्या होना चाहिए। तो गाइज यहाँ पे आप सभी के पास में 5 सेकंड का टाइम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे राइट आंसर है वो होगा डी CH3NHCH3 यहाँ पे होगा। यानी कि जो बीच के अंदर निशान है उसको बंद बोलते हैं, आप सभी को पता है। सिंगल बंद, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बंद यानी कि ट्रिपल बॉन्ड। अब बात करें थर्ड नंबर क्वेश्चन की कि एथिल एमीन, यानी कि थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा कर लेते हैं। एथिल एमीन एवं डाइमेथिल एमीन परस्पर एक दूसरे के साथ कौन सी समवायता दर्शाते हैं। कौन सी समवायता दर्शाते हैं। ए श्रृंखला समवायता, बी स्थिति समवायता, सी क्रियात्मक समवायता और डी है मध्यवयता समवायता। तो कौन सी समवायता दर्शाते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर देना है ABCD में से। तो यहाँ पे राइट आंसर है गाइज यहाँ पे सी होगा क्योंकि क्रियात्मक समवायता है वो देखने को मिलती है, सी आंसर होगा। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 4 नंबर क्वेश्चन होगा कि एल्किल हैलाइड के यानी कि एमोनी अपघटन से प्राप्त की जा सकती है। तो एमोनी अपघटन से प्राप्त की जा सकती है केवल प्राथमिक एमीन, केवल द्वितीय एमीन, सी केवल तृतीय एमीन और डी उपरोक्त सभी। कौन सी एमीन प्राप्त की जा सकती है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये आप सभी के लिए। इस चैप्टर के 40 क्वेश्चन है हमारे पास में, जिसमें 10 क्वेश्चन हमने फर्स्ट में लिया है। इसके 4 टेस्ट और होंगे जो हमारा ये एल्किन वाला यानी कि एल्काइल और एल्केल वाला सारा चैप्टर है वो कंप्लीट होगा। तो आप इसी तरह से इस टेस्ट को बने रहना। आप सभी का यहाँ पे राइट आंसर है वो डी होगा क्योंकि केवल प्राथमिक एमीन ही होता है, केवल द्वितीय एमीन भी होता है और केवल तृतीय एमीन ही होता है। तो यहाँ पे डी आंसर है वो राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे डी आंसर है वो राइट होगा। अब बात करें 5 नंबर की कैलकिल एल्किल यानी दोबारा से सुनिए कि एल्किल हैलाइड के एमोनिया अपघटन में अमोनिया अधिकतर में लेने का मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। प्राथमिक एमीन, द्वितीय एमीन, तृतीय एमीन या कोई नहीं। तो कौन सी एमीन प्राप्त होती है एल्किल हैलाइड के एमोनिया अपघटन से में कौन सी होती है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे 5 नंबर का आंसर है वो क्या होना चाहिए। तो राइट आंसर है गाइज यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं उनका सही है, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे अब बात करेंगे ए आंसर है वो राइट होगा। अब बात करिए 6 नंबर की ग्रेबियल यानी कि ग्रेबियल
थैलेमाइड संश्लेषण विधि से बनाई जाती है। तो ग्रेबियल थैलेमाइड संश्लेषण विधि से क्या बनाई जाती है? एरोमेटिक एमीन या एलिफेटिक प्राथमिक एमीन या द्वितीय एमीन या तृतीयक एमीन क्या बनाई जाती है? तो आप सभी को बताना है। तो आप सभी 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर है वो दीजिए कि क्या होना चाहिए। तो 6 नंबर क्वेश्चन है, जितना बड़ा नाम आप समझ सकते हो एलिफेटिक प्राथमिक एमीन होगा, बी आंसर है वो राइट होगा। अब है 7 नंबर क्वेश्चन, CH3CN+4H। अब देखिए यहाँ पे जो अभिक्रिया है वो आप सभी को बताने से अच्छा आप सभी देख लीजिए, बेटर रहेगा। उपरोक्त अभिक्रिया से किस नाम से जाना जाता है? ये किसकी अभिक्रिया है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे है कार्टियस अभिक्रिया है या मेंडियस अभिक्रिया है या सिमट अभिक्रिया है या रेटर अभिक्रिया है? तो कौन सी अभिक्रिया है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे जो अभिक्रिया उसका नाम है वो मेंडियस अभिक्रिया होगा, मेंडियस अभिक्रिया। यहाँ पे बी आंसर है उनका सही है। अब 8 नंबर है कि एसिटामाइड की हाफमान ब्रोमाइड से यानी कि हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया से प्राप्त एमीन है। तो प्राप्त एमीन है वो कौन सा होगा? यहाँ पे ABCD आप सभी के सामने दिया हुआ है, तो आप सभी देख लीजिए क्या आंसर होना चाहिए। आप सभी से आगे बढ़ने से रिक्वेस्ट है, आगे बढ़ने से पहले कि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का गाइज। यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है कि एसिटामाइड की हाफमान ब्रोमाइड से यानी कि हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया से प्राप्त एमीन है तो क्या होता है? CH3 यानी कि ABCD में से आप सभी को आंसर देना है। 8 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होना चाहिए? तो आप सभी 8 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर दीजिए। तो आप सभी का आंसर 5 सेकंड का टाइम होगा, क्योंकि 5 सेकंड में ही आप सभी को आना चाहिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन बोलता हूँ उतने में आप सभी क्वेश्चन पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है उसका सी आंसर है वो राइट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि एमीन की जल में विलेयता एल्कोहल की यानी कि अपेक्षा कम होती है, अधिक होती है या समान होती है या परिवर्तित होती है? तो क्या होती है? तो यहाँ पे कम होती है, यानी कि ए आंसर है वो जिनका सही है। अब बात करें नेक्स्ट में, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे बायोलॉजी का। अब देखिए गाइज हमारे 9 क्वेश्चन है वो केमिस्ट्री के हो चुके हैं। अब हम क्वेश्चन करेंगे 10 नंबर क्वेश्चन है वो कल वाले टेस्ट में करेंगे, क्योंकि आज तक 9 ही क्वेश्चन केमिस्ट्री के किए हैं। अब बायोलॉजी के स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में एग्रीकल्चर के भी स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी इसी तरह से वीडियो पर बने रहिए। पादपों को यानी कि पादपों के परिमाण यानी कि परिमाण में होने वाला स्थायी तथा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है। विकास, वृद्धि, ह्रास या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए एक और डेफिनेशन आप सभी को बता देता हूँ। पौधे के आकार और भार में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? तो सिंपल सी डेफिनेशन है, इसको आप सभी के समझ में आ जानी चाहिए। ये आप सभी को घुमाने के लिए एक लिखी है। तो यहाँ पे राइट आंसर है वो बी होगा। दोनों डेफिनेशन मैंने बताई आप सभी को, दोनों सही होगी। यहाँ पे वृद्धि है वो पादपों के परिमाण यानी कि पादपों के परिमाण में होने वाला स्थायी और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है। और सेकंड डेफिनेशन है कि पादपों के आकार और भार में परिवर्तन है वो वृद्धि कहलाती है या ग्रोथ कहलाती है। सेकंड है यहाँ पे पादपों की वृद्धि होती है, तो पादपों की वृद्धि होती है वो लंबवत होती है या पार्श्व होती है या अंतर्वेशी होती है या उपयुक्त सभी होती है। यहाँ पे आप सभी को आंसर देना है। तो देखिए पादप है वो सारी साइड में ही वृद्धि कर दे, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये पार्श्व में बढ़ते हैं, लंबवत बढ़ते हैं और अंतर्वर्षीय भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे वृद्धि वाला टॉपिक है, उससे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। तो वृद्धि के चैप्टर से यही क्वेश्चन है, आप सभी के वृद्धि से ही लेंगे और जहाँ तक होगा वृद्धि से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप सभी थोड़ा सोच समझ के आंसर देना। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वृद्धि द्वितीय वृद्धि कहलाती है? कौन सी वृद्धि द्वितीय वृद्धि कहलाती है? पार्श्व वृद्धि, लंबवत वृद्धि, अंतर्वैशी वृद्धि या उपयुक्त सभी? तो कौन सी वृद्धि कहलाती है? तो आप सभी तो यहाँ पे राइट आंसर है वो होगा ए आंसर है वो राइट होगा। पार्श्व वृद्धि द्वितीय वृद्धि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि वृद्धि को कितने प्रावस्था में बांटा गया है? 2, 3, 4, 5 कितने प्रावस्थाओं में बांटा गया है ये पूछा गया है। तो वृद्धि है उसको बांटा गया है वो यहाँ पे 3 प्रावस्थाओं के अंदर बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृद्धि की कौन सी प्रावस्था परिपक्व प्रावस्था के नाम से जानी जाती है? कोशिका विभाजन, कोशिका दीर्घीकरण, कोशिका परिपक्व या उपयुक्त सभी? तो कौन से में कहा जाता है? 5 नंबर क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर क्या होना चाहिए? आप सभी आंसर कमेंट करें।
और आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने हो सके आप सभी कमेंट्स किया करो, चाहे गलत हो सही हो, आप सभी को पता चले कि हाँ मैंने गलत दिया या सही दिया है। और आप सभी जितना शेयर करोगे उतना हम सभी के लिए हम इसी तरह के मोस्ट क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, उसका आंसर है सी होगा, कोशिका परिपक्व यानी परिपक्वन होगा, राइट आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन है, वर्दी का समय एवं दर के यानी कि वर्दी का समय एवं दर के साथ वक्र प्राप्त होता है, तो ऐसा आकार जे आकार यानी आई आकार या यानी कि इस तरह से म्यू आकार है, या म्यू नहीं है, ये इस तरह से आकार दिया गया है। मुझे इतनी तो यहाँ पे राइट आंसर है वो क्या होना चाहिए। कभी कभी नेटवर्क में प्रॉब्लम होती है, शायद आवाज़ कट भी सकती है, आप सभी थोड़ा एडजस्ट करना। तो 6 नंबर क्वेश्चन है, उसका जो राइट आंसर है वो होगा ए आंसर है वो राइट होगा। ऐसा आकार में वर्दी का समय और दर के साथ वक्र प्राप्त होता है। वर्दी को मापा जा सकता है, किस में मापा जाता है, आर्क ऑक्जेनोमीटर से, गेनोक्स मीटर से, पोटोमीटर से, या इनमें से कोई नहीं। तो किससे मापा जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, उसका आंसर पूछा गया है, तो आप सभी आंसर दीजिए कि क्या होना चाहिए। तो गाइज यहाँ पे आप सभी के 7 नंबर क्वेश्चन है, उसका जो आंसर है वो होगा ए आंसर, आर्क ऑक्जेनोमीटर से यानी कि वर्दी को मापा जाता है। अब नेक्स्ट बात है कि पादपों में वर्दी होती है या वर्दी है, तो पादपों में कुछ क्षेत्र तक सीमित अनुत्क्रमणीय आकार में परिवर्तन या उपयुक्त सभी। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी के लिए नॉर्मल क्वेश्चन है। तो काफ़ी अच्छा आंसर आया आप सभी का, डी आंसर है वो सभी का सही है लगभग। कोई ना, जिनका गलत है कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि कौन से बल वर्दी के लिए प्रेरणादायक है, मूल दाब, स्फीति दाब, या प्रासरण दाब, या विसरण दाब। तो कौन सा यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है, उसका आंसर होना चाहिए। आप सभी आंसर दीजिए। तो यहाँ पे गाइज आप सभी को बता दूं कि स्फीति या स्फीत दाब होगा, राइट आंसर बी आंसर है वो सही है। आगे है अवेना प्रांकुर परीक्षण, यानी कि अवेना प्रांकुर परीक्षण के द्वारा वर्दी नियामक हार्मोन की मात्रा ज्ञात करने की खोज की गई। तो किसके द्वारा की गई थी। यहाँ पे ऑप्शन है बेंट ने, लुइस ने, बोस ने, या स्क्रूग ने। तो किसने की थी आप सभी को बताना है। आप सभी 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर है वो दीजिए। तो यहाँ पे चलिए ये आंसर है वो जान लेते हैं। राइट आंसर है वो बेंट ने दी थी, बेंट ने दी थी। ए आंसर है वो राइट होगा। अब करेंगे हमारे मोस्ट क्वेश्चन एग्रीकल्चर के। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, शुष्क खेती में उर्वरक की मात्रा सामान्य से रखते हैं। तो सामान्य से रखते हैं, कितनी रखते हैं, दुगुनी, तिगुनी, आदि, एक चौथाई। तो कितनी रखते हैं वो आप सभी को बताना है। आप सभी कमेंट्स कीजिए जल्दी से जल्दी। एग्रीकल्चर के क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो यहाँ पे राइट आंसर है वो आदि रखते हैं। शुष्क खेती में उर्वरक की मात्रा सामान्य से आदि रखते हैं। आगे नेक्स्ट शुष्क खेती से संबंधित ही फिर है क्वेश्चन, शुष्क खेती में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है नमी संरक्षण, यानी कि संतुलित खाद एवं उर्वरक, उचित शस्य क्रियाएं, या फसल का चुनाव। देखिए शुष्क खेती के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण कार्य वो आप सभी को पता है कि नमी संरक्षण वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ए आंसर है वो सही है आप सभी का। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है कि मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन वाली फसल है। देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन आप सभी को पता है दलहनी फसल के अंदर होता है। तो दलहनी फसल यहाँ पे कौन सी है, तो आप सभी को नॉर्मल पता होगा इस चीज़ के बारे में। तो दलहनी यहाँ पे होगी, ना तो गेहूँ है, ना चावल है, ना गन्ना है, तो मूंग यहाँ पे राइट आंसर होगा। आप सभी को इसका नॉलेज है वो आ जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे राइजोबियम है वो चने के अंदर मुख्य रूप से, वैसे दलहनी फसलों के अंदर सभी के अंदर देखने को मिलता है राइजोबियम, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से नाइट्रोजन स्थिरीकरण फसलों का समूह वर्ग है। तो देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन स्थिरीकरण का ऊपर मैंने क्वेश्चन समझा दिया, आप सभी को समझ में आ जाना चाहिए। स्थिरीकरण का वर्ग है गेहूं, मक्का, ज्वार, धान, मक्का, लोबिया। देखिए यहाँ पे तिल, उड़द, तारमीरा, या अरहर, ग्वार, उड़द। तो कौन सा यहाँ पे होना चाहिए। आप सभी को कंफ्यूज करने के लिए 2 ऑप्शन एक जैसे ही दिए हैं, ताकि आप सभी इससे में कंफ्यूज हो और आप सभी इसका आंसर है वो ना दे पाओ। इसलिए आप सभी को 14 नंबर क्वेश्चन है वो आप सभी का राइट आंसर है वो काफ़ी मुश्किल है देना, लेकिन आप सभी का राइट आंसर कुछ का सही है। तो डी आंसर है वो सही हुआ, क्योंकि अरहर, ग्वार, उड़द राइट आंसर है। ये हरी खाद के रूप में भी प्रयोग में लेते हैं।
जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम करते हैं। और बात करें यहाँ पे हरी खाद में भी मिलती है। अब आगे नेक्स्ट 15 नंबर है कि सर्वाधिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाली फसल है। तो सर्वाधिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाली फसल कौन सी है? तो यहाँ पे उड़द, मूंग, चना, सनई। देखिए सर्वाधिक की बात की जा रही है, तो यहाँ पे ऐसे नहीं पूछा गया कि तो यहाँ पे ऐसा नहीं पूछा गया है कि भारत में या राजस्थान के अंदर, तो सर्वाधिक पूछा गया है तो भारत का ही समझ सकते हो। तो भारत के अंदर है सनई सर्वाधिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी हरी खाद में यूज ली जाती है। और अगर राजस्थान की बात की जाए तो लोबिया यहाँ पे होगी, सॉरी डेंचा होगी, डेंचा यहाँ पे राजस्थान में होगी। और यहाँ पे इसकी अगर भारत की बात आ जाए तो सनई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सनई की 1 हेक्टेयर में कितने किलोग्राम नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है? नाइट्रोजन यानी स्थिर करती है 84.70 kg, 62.40 kg, सी 80 kg या डी 40 kg। तो कितने kg यानी कि स्थिरीकरण करती है? 16 नंबर सनई का पूछा गया है। तो यहाँ पे आंसर है वो आना चाहिए ए, राइट आंसर है 84.70 kg होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि निम्न में से सस्यावर्तन यानी क्रॉप रोटेशन के लाभ है, क्या क्या लाभ है? तो सिंपल सा है, क्रॉप रोटेशन से आप सभी को यहाँ पे आंसर आ जाना चाहिए। जहाँ उपरोक्त सभी दिया है आप सभी को बता दूँ, उपरोक्त सभी काफ़ी क्वेश्चन में उपरोक्त सभी आता है, लेकिन काफ़ी क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए दिए होते हैं। तो आप सभी थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ के ही आंसर देना चाहिए। तो 17 नंबर है उसका आंसर है, फसल उत्पादों में गुणवत्ता वृद्धि होती है, घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और पादप संरक्षण में भी सहायक है। तो तीनों से ये तो उपयुक्त सभी होगा। आगे नेक्स्ट है 18 नंबर, मटर की फसल प्रति हेक्टेयर कितने किलोग्राम नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है? तो कितनी करती है? मटर है वो दिलानी आ गई, तो कितनी करती है आप सभी को बताना है। तो ए बी सी डी में से आपको बताना है। तो यहाँ पे ए 62.40, बी 32.50, सी 66.50 और डी 90। तो यहाँ पे सी आंसर है वो राइट होगा, 66 यानी कि 50 यानी 50 होगा किलोग्राम। जो पॉइंट के बाद होता है वो एक एक करके बोला जाता है, लेकिन आप सभी को सीधा ही बोल रहा हूँ। फसल चक्र यानी क्रॉप रोटेशन से अधिक जल मांग वाली फसलें बाद में लेनी चाहिए। ए अधिक जल मांग वाली फसल, बी कम जल मांग वाली फसल या फलीदार फसल, और डी है यहाँ पे अधिक उर्वरक चाहने वाली फसल। देखिए क्रॉप रोटेशन के अंदर कौन सी फसल यानी पूछा गया है, तो जो फसल चक्र में अधिक जल मांग वाली फसलों को बाद में लेनी चाहिए, क्योंकि अधिक उर्वरक चाहने वाली फसल है। तो यहाँ पे राइट आंसर डी होगा। अब बात करें यहाँ पे लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन हमारा, निम्न में से नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाली फसल का समूह है। सन्नई, मटर, अरहर, मूंग, बी धान, मक्का, गेहूं, बाजरा, सी बैंगन, मिर्च, टमाटर, अदरक, और डी है गन्ना, तंबाकू, मूंगफली, चाय। नाइट्रोजन स्थिरीकरण तो ए आंसर है वो, क्योंकि दलहनी में आ गया, तो ए आंसर है वो राइट आंसर होगा। तो गाइज आप सभी को पता है कि ये हमारा फाइनल जो टेस्ट था यानी 10 नंबर जो टेस्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। आशा करते हैं हमारी वीडियो पसंद आई है, और आप सभी का धन्यवाद जो इतना टेस्ट लगाया। और आप सभी इसी तरह से हमारा सपोर्ट कीजिए, और वीडियो को अगर लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर वो कोई भी कमी है टेस्ट में तो आप सभी कमेंट्स करके बताइए, ताकि आपकी कमी है वो दूर करें, और वीडियो को शेयर करना ना भूलेगा। तो मिलते हैं नए टेस्ट के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।